में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई। सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि इस देश के हर नागरिक को भारतीय संविधान के प्रावधानों का पालन करना है और उसको आगे बढ़ाना है। अब मेरा सवाल है कि ये जो संसद की मंशा और जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये पूरी कैसे होगी? मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। क्या कानून कोई संस्कार है? एक मिनट मित्रों, आप बाहर टहल रहे हैं, ये बैंकेट हॉल का ये सी और वो ही, आप बाहर न टहलें, इधर उधर नहीं खोजे, ये व्यवधान डाला के वास्ते ये एडिट कर दीजिएगा साइड में डालते समय। कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो मैं ये क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि जो संसद की मंशा और संविधान का की जिम्मेदारी जो है, जो ड्यूटी है, वो कैसे पूरी होगी? क्या कानून या संविधान कोई संस्कार है जो मुझे परिवार से मिलेगा? क्या मैं माँ के पेट से सीख के पैदा होऊंगा? नहीं। ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि हमको संविधान पढ़ाए, हमको कानून पढ़ाए, फिर हम सही उम्मीद करें कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने और संविधान का पालन करें। अब सर कुछ कह रहे हैं? 100% सही। ठीक है सर। अब भारत की आजादी के बाद हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन हम आजाद नहीं हुए थे। दो बातें होती हैं, एक बातें जो हम कानून की भाषा में कहते हैं और एक बातें जो हम व्यवहारिक तौर पर कहते हैं। तो व्यवहारिक तौर पर हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, लेकिन कानून की भाषा में हम आजाद नहीं हुए थे, हम डोमिनियन कंट्री बने। डोमिनियन कंट्री का मतलब हमारे ऊपर आधिपत्य अभी भी किसी बाहर वाले का था, क्राउन का था, मैडम का। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया, वैसे तो वो 26 नवंबर 1949 को शुरू हो गया था, कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया, तब हम पूर्ण रूप से रिपब्लिक कंट्री यानी कि गणराज्य बने। तब हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश में चालू हुआ। और जब हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बना तो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट यानी कि संवैधानिक व्यवस्थाएं करी गई और कुछ संवैधानिक पद बनाए गए कि इन संवैधानिक पदों पर बैठ करके लोग इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को चलाएंगे और इस देश के लोगों को जो चाहिए वो डिलीवर करेंगे। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑब्जेक्ट है और जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, उन दोनों का एक ही उद्देश्य है कि इस देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। यही कमोबेश उद्देश्य ह्यूमन राइट्स के कानून का भी है। बाकी व्याख्यान राणे साहब ने कर दिया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इस देश में कुछ भी करने के लिए एक कानून है। हम अगर पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर के मरने तक हम कानूनों से घिरे हुए हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट भी एक कानून के अंतर्गत मिलता है। हम जो सांस लेते हैं वो भी इसके लिए भी एनवायरमेंटल लॉ बनाया गया है। हम जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, इन सब के लिए कानून है। हम पढ़ते हैं, सड़क पे चलते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, हर चीज में लॉ है। और एक दिन जब हम मर जाते हैं तो मरते समय जो हमको सर्टिफिकेट मिलता है डेथ, वो भी एक कानून के अंतर्गत ही मिलता है। तो जो विषय इतना महत्वपूर्ण है, उस विषय को शिक्षा का रेगुलर पाठ्यक्रम क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर आप पढ़ लेंगे, कानून जान जाएंगे, तो जो नेताजी लोग अपनी मनमानी करती है वो कैसे करें? ये जो इनके पीछे भीड़ चलती है, जो युवाओं को जय जयकार करने के लिए अपने पीछे लश्कर चलाते हैं, वो लश्कर कैसे चलेगा अगर युवा समझदार हो जाएगा, युवा पढ़ लिख जाएगा? तो लिटरेसी रेट हमारे देश में वैसे ही कम है, और जब लिटरेसी कम है, तो हम लिटरेसी ही नहीं तो कानून की पढ़ाई तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। मेरी बात उल्टी है, हो सकता है आप लोग उस बात को न माने। मैं कहता हूं इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है। और अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वो एजुकेशन का बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप जब कोई चीज मेन बना रहे हो तो उसके साथ वो अपने आप निकल आता है। तो जो एजुकेशन है, अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अनएम्प्लॉयबिलिटी उसका बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप निकलेगा ही निकलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो फिर घूम के सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, वरना विषय कहीं और चला जाएगा।
तो संविधान में हर काम को करने के लिए एक कानून बनाया गया है। ये संविधान में जो बातें नहीं लिखी हैं, उसमें ये लिखा गया है कि सरकार को, स्टेट्स को, जैसा कि राणे साहब ने बताया कि स्टेट का मतलब सेंट्रल भी हो गया और स्टेट का मतलब पर्टिकुलर राज्य भी हो गया, और जहां जहां विधानसभा है वो यूनियन टेरिटरीज भी स्टेट्स की परिभाषा में आती है। तो जब जब स्टेट्स को जैसी जैसी जरूरत लगेगी वैसे वैसे वो कानून बनाने के लिए अधिकृत होंगे। और हमारे संविधान में 3 लिस्टें दी गई हैं। एक यूनियन लिस्ट, यानी कि वो विषय जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा स्टेट लिस्ट, यानी कि जिस विषय के ऊपर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिस विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो आज का जो विषय निरंकारी साहब ने मुझे दिया था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक ऐसा विषय है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसके ऊपर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र सरकारें भी कानून बना सकती हैं।